हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 7 में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम क्यों ज़रूरी है। प्रोग्रामिंग चाहे आप जिस भी लैंग्वेज में करें, आपको सबसे पहले प्रॉब्लम को एनालाइज करना होगा। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जिसका आप प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं उसका पहले आप एल्गोरिदम बनाएंगे। एक प्रोग्राम के एक से अधिक एल्गोरिदम हो सकते हैं। सेम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अलग अलग एल्गोरिदम से निकाला जा सकता है। ये बात तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समझा था। अब हम देखेंगे कि एल्गोरिदम की एनालिसिस हम कैसे करते हैं और ये टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। एग्जामिनेशन में ज़्यादातर इससे बेस्ट क्वेश्चन होते हैं, तो इसको ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए और यही वो बेस बनेगा जिस पर आप अच्छा प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे और बनाने में सफल होंगे। यदि आपको एल्गोरिदम को एनालिसिस करने का क्षमता हो, एनालिसिस करने के बाद ही उसकी कोडिंग बेस्ट एल्गोरिदम हम सेलेक्ट करेंगे। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बेस्ट होना चाहिए। मार्केट में रिक्वायरमेंट बेस्ट प्रोडक्ट का होता है। आप सामान्य सा प्रोजेक्ट अगर बनाते हैं, उसका कोई मार्केट वैल्यू नहीं है तो फिर वो प्रोग्राम बेकार है। तो मार्केट में कोई भी अगर प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर, अगर आप डेवलपर हैं तो सॉफ्टवेयर आपका प्रोडक्ट है और वो बेस्ट प्रोडक्ट कैसे बने। मार्केट कॉम्पिटिटिव मार्केट में लोगों के चॉइस के अनुकूल सॉफ्टवेयर डेवलप करना होगा और उसके लिए एल्गोरिदम की एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है। जरा सा हम समझने की कोशिश करें कि ये कहता क्या है। देखिए, सबसे पहला टर्म है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसके विषय में इट इज़ बेसिकली द रनिंग टाइम ऑफ ए प्रोग्राम एज ए फंक्शन ऑफ द इनपुट साइज। अब देखिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें कुछ ना कुछ डेटा होगा और उसमें कुछ फंक्शन हम यहाँ लिख सकते हैं। इस फंक्शन में हम डेटा को देंगे और प्रोसेस करेंगे और जब प्रोसेस करेंगे तो फाइनल हमको आउटपुट मिलेगा। यही तो बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रोग्राम का। तो अगर इस डेटा जो हमने यहाँ इस्तेमाल किया है, स्वाभाविक है कि उस डेटा की साइज क्या है। देखिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की जब भी हम बात करते हैं तो हम इस बात पर ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं कि ये पार्टिकुलर प्रोग्राम किस माइक्रो प्रोसेसर पर रन करेगा। ये ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी प्रोग्राम हम बनाएंगे, दुनिया में बहुत सारे कंप्यूटर हैं, बहुत सारे सिस्टम है, अलग अलग कंपनी का प्रोडक्ट है, अलग अलग वर्सन है, अलग अलग डिज़ाइन है, अलग अलग टाइम कॉन्स्टेंट में सिस्टम बनाया गया है। तो अलग अलग अब 10 साल पहले के कंप्यूटर में और आज के कंप्यूटर में स्पीड में बहुत अंतर है। प्रोसेसिंग स्पीड की अगर हम बात करें तो अगर कोई प्रोग्राम हमने बनाया है और वो पुराने सिस्टम पर चल रहा है, अब फिर एक नए सिस्टम में चलाएंगे तो टाइम का अंतर आएगा। लेकिन इससे एल्गोरिदम के एनालिसिस की बात नहीं है। इस टाइम की बात हम यहाँ कर ही नहीं रहे हैं कि किसी सिस्टम को आप नए सिस्टम पर चलाते हैं या पुराने पर चलाते हैं। स्वाभाविक है, जैसे हम ओल्डर सिस्टम में काम करते हैं या डेटा एक्सेस करते हैं 2G 3G टेक्निक 4G, तो स्पीड तो बढ़ता है। लेकिन यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहने का हमारा मकसद क्या है, ये आप समझेंगे कि किसी भी प्रोग्राम को जब आप रन करेंगे तो प्रोग्राम में जो डेटा वैल्यू है, नंबर ऑफ डेटा आइटम है, उसके बढ़ने से प्रोग्राम पर असर पड़ता है। तो स्वाभाविक है कि अगर 5 नंबर को जोड़ने की बात होगी तो हम आप आसानी से जोड़ लेंगे, लेकिन 500 नंबर को जोड़ना होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो डेटा वैल्यू बढ़ने से समय बढ़ता है, ये भी बात सही है। लेकिन अगर हम एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं, एक ही डेटा वैल्यू पर अलग अलग एल्गोरिदम के बाद अगर टाइम में अंतर आता है, उसको हम मेजर करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से। एक ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए अगर हम अलग अलग एल्गोरिदम का सिलेक्शन करें, अलग अलग तरीके से प्रोसेस करें और तब टाइम में अंतर आ जाए, तब उसको हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बात समझ में आ गई? ये ठीक उस तरह से काम करता है जैसे
एक ही काम को दो अलग अलग विद्यार्थी को दिया जाता है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए जो इंटेलिजेंट है वो जल्दी निकाल लेता है, और सेम क्लास में दूसरे बच्चे थोड़ा स्लो होते हैं, उनके प्रोसेस का टाइम स्लो होता है। तो अगर तरीका बदल दिया जाए, एक ही प्रॉब्लम का दो तरीके से सॉल्यूशन निकाला जाए, किसी में जल्दी निकलता है किसी में देर से निकलता है, वो बातें हम यहाँ कर रहे हैं कि प्रॉब्लम एक ही है, उसका सॉल्यूशन अगर अलग अलग तरीके से निकाला जाए, अलग अलग एल्गोरिदम हम फॉलो करें, तो जो टाइम का डिफरेंस है वही है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसका मतलब है कि हो सकता है एक ही प्रॉब्लम का एक ही डेटा साइज पर अलग अलग एल्गोरिदम में टाइम का अंतर आ जाए। तो बेहतर कौन है, जिसमें टाइम कम लगे? हर कोई चाहता है कि कम से कम समय में हो जाए, हमारा समय कम लगे तो और दूसरा काम हम कर सकते हैं, हमारा सॉफ्टवेयर फास्ट होगा, तेजी से रिजल्ट दे पाएगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इस बात का हम ध्यान रखते हैं, और ध्यान रखते हैं तो 2-3 पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाली है। पहला, वर्स्ट केस, एवरेज केस और बेस्ट केस की बात होती है। ये एक कंडीशन है। कैसे कंडीशन है? मान लेते हैं हमारे पास एक टोकरी है, इसमें बहुत सारे आइटम हैं। बिल्कुल सिंपल वे में आप समझे, इस टोकरी में बहुत सारे आइटम भरे हुए हैं। इसमें किसी आइटम को सर्च करने के लिए हम आपको बोले उस आइटम को ढूंढ के निकालिए, और अगर वो आइटम ये है, ये हमारा आइटम है जिसको हमें फाइंड करना है, तो स्वाभाविक है कि हमको उन सबको देखते देखते लास्ट में पहुंचेंगे, तो समय तो ज़्यादा लगेगा। लेकिन ये समय जो ज़्यादा लगेगा, अगर इसके से पहले का कोई भी आइटम की बात हम करें तो उसमें इससे कम समय लगेगा कि नहीं? स्वाभाविक है कि सबसे लास्ट वाले आइटम को जब आप सर्च कर रहे हैं किसी भी ग्रुप में, तो बाकी सबको हमने सर्च करते करते वहाँ पहुँचे हैं, तो इससे ज़्यादा तो अब समय लग नहीं सकता। ये तो मैक्सिमम टाइम पीरियड है। जैसे क्लास की बात होती है, हर स्टूडेंट को पता है कि जो भी कोर्स वो करते हैं उसमें मिनिमम और मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है। अगर डिप्लोमा कोर्स की हम बात करें तो इसमें बोला गया कि भाई 3 इयर्स और मैक्सिमम 5 इयर्स। तो ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम टाइम है। मैक्सिमम 5 ईयर का ड्यूरेशन क्या कहता है? वर्स्ट टाइम, वर्स्ट केस टाइम। मतलब अगर आपको डिप्लोमा की डिग्री चाहिए तो जिस समय आपने एडमिशन लिया है 5 साल के अंदर आप डिग्री ले सकते हैं। 5 साल को एक्सीड करते हैं तो आप डिप्लोमा के लायक नहीं है, आपको डिग्री नहीं दी जा सकती है। बहुत इंटरेस्ट है तो फिर से आप नाम लिखाइए, फिर से पढ़िए, नए फ्रेश स्टूडेंट की तरह आइए, क्योंकि वो एल्गोरिदम हमारा इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि मैक्सिमम ड्यूरेशन हमने 5 ईयर अगर दिया है तो ये क्या है? वर्स्ट केस टाइम, कि मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा। अब मैक्सिमम टाइम में हम डेटा वैल्यू से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, कुछ भी डेटा दे दें, मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम वर्स्ट केस की बात करते हैं। वर्स्ट केस कहने का मतलब वही मैक्सिमम टाइम। उस एल्गोरिदम में नंबर ऑफ डेटा हम बढ़ाते जाएं, कुछ भी करें, लेकिन इस काम को करने में मैक्सिमम ड्यूरेशन जो होगा इसको बोलते हैं हम वर्स्ट केस टाइम। और एक होता है बेस्ट केस, ये क्या है? मिनिमम। मिनिमम 3 ईयर का जो टाइम है, डिप्लोमा करना है तो आपको 3 ईयर समय तो लगेंगे ही, 3 ईयर से कम में नहीं हो सकता। कोई बच्चा ये नहीं कर सकता कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमारा सब एग्जाम एक साथ ले लीजिए और 6 महीने में डिग्री दे दीजिए, वो संभव नहीं है। तो किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का जो मिनिमम ड्यूरेशन है उसको हम बोल रहे हैं बेस्ट केस। अब इस केस में देखिए, मान लेते हैं हमको यहाँ पर इस बॉल को सर्च करना था, या इस बॉल की हम बात कर लें, यहाँ से हम स्टार्ट किए सर्च करना, सबसे पहला ही मिल गया, तो हमको आगे बढ़ने की क्या ज़रूरत क्या है? वहीं से हम पिक कर लिए, सबसे फर्स्ट एलिमेंट को ही पिक किया, हमारा रिजल्ट
कंप्लीट हो गया। ये बेस्ट केस है, जो हम चाह रहे थे वो तो पहले ही हमें मिल गया, हमको कोई इफोर्ट नहीं लगाना पड़ा। तो बेस्ट केस मतलब सबसे मिनिमम टाइम, उसको बोलेंगे बेस्ट केस रन टाइम। सबसे वर्स्ट, सबसे लास्ट एलिमेंट की बात करें, अब इन दोनों के बीच में जो टाइम है, अब कुछ भी लगेगा तो इन्हीं के बीच का टाइम लगेगा। मैक्सिमम मिनिमम ड्यूरेशन में भी कोई बच्चा 3 ईयर में कर सकता है, कोई 5 ईयर में हो सकता है, कोई 4 ईयर में कंप्लीट करे, कोई 4.5 ईयर में कंप्लीट करे, कोई 3.5 ईयर में कंप्लीट करे, क्योंकि 5 तो मैक्सिमम है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, एवरेज केस रन टाइम। अब हम बोले कि इसमें से एलिमेंट सर्च करना है, कभी हम फर्स्ट को दे रहे हैं, कभी लास्ट को दे रहे हैं, कभी बीच का दे रहे हैं, कभी बीच का दे रहे हैं, तो एवरेज क्या टाइम होगा भाई? मैक्सिमम माइनस मिनिमम बाई 2। एवरेज है, मैथमेटिक्स में हम निकालते हैं। तो ये एवरेज केस रनिंग टाइम है। किसी भी एल्गोरिदम के में टाइम कितना लगेगा ये हम पता लगाते हैं, और इस टाइम में हम 3 केस पर विचार करते हैं कि हमारे एल्गोरिदम में मिनिमम कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा, और एवरेज रनिंग टाइम क्या होगा। इसके आधार पर हम एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस और आगे देखेंगे। अभी बेसिकली आप ये समझ लें कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अगर हम ध्यान में रखें, तो किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन जब निकालने की बात होगी, कोई भी एल्गोरिदम हम ले लें, या तो एल्गोरिदम मैक्सिमम टाइम में कंप्लीट होगा, या मिनिमम टाइम में कंप्लीट होगा, या इन दोनों के बीच ही कोई एवरेज टाइम होगा, जिसके आधार पर हम एनालिसिस करते हैं कि भाई इस काम को करने में मैक्सिमम इतना पीरियड लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लग सकता, ऐसे कम भी नहीं लग सकता, बेस्ट केस से कम कुछ भी नहीं होगा, और वर्स्ट केस से ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। एवरेज उनके बीच की बात हम कर रहे हैं। दूसरा होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि कोई प्रोग्राम हम जब लिखेंगे, स्वाभाविक है उस प्रोग्राम को मेमोरी में सेव करेंगे, और जब रन करेगा तो हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत पड़े उनको काम करने के दौरान। तो एक्स्ट्रा स्पेस कितना चाहिए किसी प्रोग्राम को? मेमोरी में की बात अगर हम करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे प्रोग्राम को रन करने में कितने मैक्सिमम मेमोरी की ज़रूरत है, कितने मैक्सिमम स्पेस की ज़रूरत होगी। अब इट इज़ द अमाउंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, कितना कंप्यूटर सीपीयू टाइम की बात हम कर लिए कि भाई सीपीयू को कितना समय लगेगा रन करने में उस एल्गोरिदम को, और उस एल्गोरिदम को जब हम रन करेंगे किसी प्रोग्राम को तो कुछ स्पेस भी चाहिए। तो ये मेमोरी की बात करता है कि कितना अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एज ए फंक्शन ऑफ द इनपुट साइज। अब जब डेटा के साइज की बात हम करें तो साइज के आधार पर कितना स्पेस चाहिए हमको। तो स्पेस किसी भी प्रोग्राम में 2 तरह के स्पेस की हम बात करते हैं। एक पहला फिक्स पार्ट होता है जो हर प्रोग्राम में जैसा आप प्रोग्राम लिखेंगे उतना स्पेस होगा। जैसे किसी प्रोग्राम में 10 लाइन का है, 15 लाइन का है, 20 लाइन का है, 100 लाइन का है, 500 लाइन का, अलग अलग लेंथ का प्रोग्राम हम लिखते हैं। तो कुछ स्पेस है जो फिक्स पार्ट में आते हैं। इसमें इट वेरीज फ्रॉम प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, अलग अलग प्रॉब्लम में अलग अलग वेरिएशन। जैसे किसी में 5 वेरिएबल की ज़रूरत है, किसी में 10 वेरिएबल की ज़रूरत है, स्वाभाविक स्पेस थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो स्पेस नीडेड फॉर स्टोरिंग इंस्ट्रक्शन, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स। अलग अलग डेटा टाइप के लिए अलग अलग स्पेस की ज़रूरत होती है, हम प्रोग्रामिंग में जानते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है ये है फिक्स्ड पार्ट, इतना तो लगेगा ही लगेगा। प्रोग्राम को स्टोर करेंगे रैम में तो हो सकता है हमारा प्रोग्राम बड़ा है तो ज़्यादा स्पेस लेगा, छोटा है तो कम स्पेस लेगा। लेकिन प्रोग्राम में जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो एक दूसरा टर्म आता है वेरिएबल पार्ट, जिसको हम डायनेमिक एलोकेशन ऑफ मेमोरी बोलते हैं। जैसे हमने स्ट्रक्चर बना लिया, अब स्ट्रक्चर जब डेटा टाइप है, अब उसमें किसी 1000 बच्चों का अगर रिकॉर्ड रखना है तो ज़्यादा स्पेस चाहिए, 10 बच्चों का रखना छोटा स्पेस चाहिए। तो ये तो रन टाइम में पता चलेगा कितना स्पेस है चाहिए, जिसको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की हम बात करते हैं। जब डेटा जब रन करेंगे तो हमको कितना स्पेस मिनिमम चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो बोलते हैं कि इस प्रोग्राम के लिए मिनिमम इतना मेमोरी की ज़रूरत होती है, उससे कम मेमोरी होगा तो प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा, इंस्टॉल भी नहीं होता बहुत सारे प्रोग्राम कंप्यूटर में।
इसलिए कि उस प्रोग्राम को रन करने के लिए, उसको चलने के लिए जो मिनिमम मेमोरी का रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं हो रहा। ऐसा अक्सर बच्चों के सामने आता है कि अगर ओल्ड सिस्टम है उसमें कोई नया सॉफ्टवेयर आप लोड करना चाहते हैं तो नहीं होता। तो देखिए इसमें तो ये लोड नहीं होगा। क्यों? उसको स्पेस ज़्यादा चाहिए, आपकी मेमोरी में स्पेस नहीं है। तो ये वेरिएबल पार्ट क्या कहता है कि वेरीज फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम। अब किस टाइप का प्रोग्राम आपने बनाया है, क्या रिक्वायरमेंट होगा, उसके आधार पर उसका प्रोग्राम का साइज बढ़ेगा। रन टाइम की बात, फिक्स पार्ट तो सब हर सारे प्रोग्राम में होंगे, लेकिन ये बोलता है कि स्पेस नीडेड फॉर रिकर्सन, स्टैक एंड डायनेमिकली स्पेस रिक्वायरमेंट। डायनेमिक मतलब रन टाइम में रिक्वायरमेंट। अभी इस प्रोग्राम के पहले हम नहीं बता सकते कि कितने मेमोरी की जरूरत है। अब जैसे कोई स्टैक का प्रोग्राम है, रिकर्सन का प्रोग्राम है, तो कहाँ तक वैरी करेगा, ये तो डिपेंड करेगा कि इस वैल्यू का आप फैक्टोरियल का प्रोग्राम अगर रिकर्सिव प्रोग्राम के थ्रू बना रहे हैं तो कितना स्पेस चाहिए, तो डिपेंड करेगा कितना बड़ा वैल्यू आप एक्सेस करते हैं। तो स्टैक मान लेते हैं, एक स्टैक तो इस तरह का मेमोरी लोकेशन है, इसमें नंबर ऑफ n अगर 5 रखेंगे तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 और 5। अगर स्टैक में हम 500 दे दें तो 500 स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, रन टाइम की ज़रूरत पड़ेगी जब प्रोग्राम रन करेगा। तो इस पर और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी आप सिर्फ ये ध्यान में रखें कि प्रोग्राम में मेमोरी का रिक्वायरमेंट दो पार्ट में होते हैं। एक तो प्रोग्राम का इटसेल्फ अपना वेरिएबल, कांस्टेंट, स्टेटमेंट, इंस्ट्रक्शन जो भी है उसको रखने के लिए, और रन टाइम में क्या मेमोरी का रिक्वायरमेंट है। तो वेरीज फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम, स्पेस नीडेड फॉर रिकर्सन, स्टैक एंड डायनेमिक स्पेस रिक्वायरमेंट। तो कोई भी प्रोग्राम आप बनाते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा एल्गोरिदम हम सेलेक्ट करें जिसमें कम से कम मेमोरी की ज़रूरत हो, जिसमें कम से कम सीपीयू टाइम की ज़रूरत हो। क्योंकि हमारे लिए दो ही पैरामीटर फिक्स है, एक सीपीयू टाइम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन और दूसरा स्पेस रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। और ये डिसीजन हम कहाँ करेंगे? एल्गोरिदम के लेवल पर ही कर रहे हैं। अभी हम कोडिंग की बात नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ स्टोरेज लोकेशन की बात करें, फिक्स पार्ट स्टोरेज की बात करें, तो हो सकता है कि सी में प्रोग्राम बनाएंगे थोड़ा छोटा होगा, C++ में और भी छोटा हो सकता है, जावा में और भी छोटा हो सकता है, या किसी प्रोग्राम में बड़ा हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा हमारी कोडिंग पर, लैंग्वेज पर। लेकिन जो डायनेमिक प्रोग्राम रिक्वायरमेंट है वो तो रन टाइम में होगा, वो तो डेटा पर डिपेंड करेगा कि कितने डेटा की प्रोसेसिंग आप कर रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना होगा। अब टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्लोरिंग कब जरूरत पड़ेगी, जरा सा देखिए कि प्रेडिक्ट द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एज द इनपुट साइज ऑफ द प्रॉब्लम इंक्रीजेज। जैसे जैसे प्रॉब्लम का साइज इंक्रीज करेगा, उसको समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, हमको पता लगाने के लिए बेस्ट एल्गोरिदम को हम तभी डिसाइड करेंगे जब हम ये प्रेडिक्ट कर पाने में सक्षम है कि हमारे फंक्शन का ग्रोथ क्या है। अब जरा सा विचार कीजिए कि एक फैक्टोरियल की हम बात करें। अब फैक्टोरियल यहाँ पर 5 का हम निकालें, तो अगर 5 का फैक्टोरियल किसी बच्चे को दिया जाए तो वो तो बिना पेपर पेन का निकाल सकता है, लेकिन 15 का हो तो ज़्यादा स्पेस चाहिए रफ वर्क के लिए। उसी तरह प्रोग्राम में भी ज़्यादा स्टैक मेमोरी की ज़रूरत होगी। अगर हम 550 कर दें, समय बढ़ जाएगा, तो आसानी से नहीं बनने वाला है। 500 कर दें और मैनुअल किसी बच्चे को दे दे निकालने के लिए, तो हो सकता है वो एक सप्ताह बाद भी निकाल के नहीं लाए। प्रॉब्लम सेम है, लेकिन इनपुट का वैल्यू बदल गया। तो नंबर ऑफ इनपुट या साइज ऑफ इनपुट आपने बदल दिया, तो आपके प्रॉब्लम का साइज बहुत बड़ा हो गया। देखने में छोटा है, लेकिन आप करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी कि कितना ज़्यादा स्पेस, कितना ज़्यादा समय की ज़रूरत होगी इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। मैनुअल, अभी हम कंप्यूटर की बात ही नहीं कर रहे हैं। आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि समय और
टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। दूसरी बात, मल्टीपल एल्गोरिदम अवेलेबल टू फाइंड ए सॉल्यूशन टू द गिवन प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मल्टीपल एल्गोरिदम हमारे पास अवेलेबल है एंड वी नीड टू फाइंड द बेस्ट एल्गोरिदम। तो एक्चुअल में टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें चाहिए बेस्ट सॉल्यूशन इन दोनों ही कंडीशन में कि रेट ऑफ ग्रोथ क्या होगा, इनपुट साइज अगर हमारा इंक्रीज करता है तो, और एल्गोरिदम जो एक से अधिक एल्गोरिदम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए है उनमें से बेस्ट कौन सा एल्गोरिदम है। इन दोनों सवाल का जवाब हमको टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को समझ के उसको बढ़िया से पढ़ने के बाद ही मिलेगा, और इसके बाद ही आप प्रोग्राम बनाएं तो ज़्यादा बेटर है। डमी प्रोग्राम बनाने से कुछ नहीं होगा। हो सकता है प्रॉब्लम आपका सॉल्यूशन तो आप निकाल लें लेकिन वो बेस्ट नहीं हो। बेस्ट वही होगा जिसमें एनालिसिस करना होगा। एनालिसिस हमेशा टाइम और स्पेस के कॉन्टेक्स्ट में हम करेंगे कि हमारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में समय कितना लगेगा। यहाँ पर जो समय की बात हम बोल रहे हैं वो सीपीयू टाइम की बात कर रहे हैं कि एक ही प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में अलग अलग एल्गोरिदम से अगर सीपीयू टाइम अधिक लग रहा है तो हम बेस्ट ऑप्शन किसको चुनेंगे जिसमें सीपीयू टाइम कम लगे। और एक ही प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में अगर अलग अलग तरीके से अलग अलग स्पेस का रिक्वायरमेंट है तो हम बेस्ट किसको चुनेंगे जिसमें स्पेस कम हो। ये अलग बात है। व्यवहारिक तौर पर जब हम विचार करते हैं तो हम कोई भी प्रोग्राम लें, कोई भी एल्गोरिदम लें, उसमें कुछ न कुछ प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज है। कुछ ऐसे एल्गोरिदम है जिसमें समय कम लगेगा तो स्पेस ज़्यादा चाहिए, और किसी में स्पेस कम लगेगा समय ज़्यादा चाहिए। यहीं पे एनालिसिस का काम शुरू होता है कि अब बेस्ट कैसे चुना जाए। तो ये डिपेंड करेगा हमारे आपके प्रेफरेंस पर। हमारे पास अगर कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें हम समय थोड़ा दे सकते हैं, कोई बात नहीं है, समय कम लगे, पैसा कम लगे, हमारा काम हो जाए तो कोई बात नहीं है। आप इसको व्यवहारिक तौर पर इस तरह से समझें कि मान लीजिए हमको दिल्ली जाना है। दिल्ली जाना है, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, टाइम का कोई कॉन्स्टेंट नहीं है। अगर बोला जाए कि ठीक है 1 दिन के बदले 2 दिन में भी पहुंचेंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से घूमते फिरते जाना है, तो हम क्या करेंगे, और कॉस्ट की बात करेंगे। भाई टाइम जितना लग जाए, कॉस्ट कम से कम हो तो फायदा है। भाई 2 दिन में जाएंगे ठीक है, पैसेंजर ट्रेन पकड़ लिए, धीरे धीरे बदलते हुए चले गए आराम से, क्योंकि हमारे पास समय बहुत ज़्यादा था। दूसरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, समय नहीं है, हमें इमीडिएट पहुंचना है। इमीडिएट पहुंचना है तो भैया कॉस्ट ज़्यादा लगेगा। आप हाई स्पीड ट्रेन की बात करें, एक्सप्रेस को मेल एक्सप्रेस में ले जाए, सुपर फास्ट एक्सप्रेस में ले जाए, उससे काम नहीं चले तो एरोप्लेन का सहारा लें, तो आप जल्दी से पहुंचने के लिए कॉस्ट ज़्यादा खर्च किए। और अगर कॉस्ट मिनिमम है तो समय ज़्यादा लग रहा है। तो बेस्ट चॉइस क्या होगा, हम उस पर विचार करेंगे जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय भी लगे और थोड़ा कॉस्ट भी कम लगे। दोनों में हम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और तब हम बेस्ट सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। ठीक वही काम यहाँ भी है। किसी भी प्रोग्राम का सॉल्यूशन आप बनाएंगे तो आप देखेंगे अगर बेस्ट परफॉर्मेंस टाइम के मैटर में होगा तो स्पेस ज़्यादा लगेगा, स्पेस अगर कम से कम चाहिए तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हम उस एल्गोरिदम को सेलेक्ट करेंगे जिसमें कंपैरेटिवली थोड़ा स्पेस और एवरेज की बात करें, थोड़ा ज़्यादा स्पेस भी लग जाए कोई बात नहीं, थोड़ा ज़्यादा समय भी लगे, लेकिन उससे बेस्ट सॉल्यूशन हमारे लिए नहीं हो। जिस प्रॉब्लम और जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, हमें टाइम भी बचाना है, हमें स्पेस भी बचाना है, और साथ में हमें प्रोग्रामिंग कॉस्ट भी बचानी है। प्रोग्राम भी ऐसा बनाना, इफ़िशियंट बनाना है, कॉम्पिटिटिव बनाना है। तो इन सबको ठीक से बिना अध्ययन किए, बिना एनालिसिस किए हम किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो एल्गोरिदम है उसको कैसे इफ़िशियंट बनाया जाए, इफ़िशियंसी को कैसे इम्प्रूव किया जाए।
आखिर कौन से ऐसे सिचुएशन है और किस किस सिचुएशन में, हर सिचुएशन में हम देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा टाइम क्या लगता है, स्पेस क्या लगता है, ताकि हम बेस्ट एल्गोरिदम का सिलेक्शन कर सकें। और एक बार बेस्ट एल्गोरिदम को हम सेलेक्ट कर लिए तो फिर किसी भी लैंग्वेज में हम कोडिंग करें, हमारा बेस्ट प्रोग्राम बनेगा, आउटपुट अच्छा होगा, सॉफ्टवेयर अच्छा होगा और सबके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से लोग उसको अडॉप्ट करेंगे, मार्केट में हम अच्छे प्रोडक्ट दे पाने में सक्षम होंगे। तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें और भी ज़्यादा एल्गोरिदम के एनालिसिस की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।